तो जातिगत गणना के आंकड़े जो जारी कर दिए गए हैं, नीतीश कुमार ने इस पर अब आगे की रणनीति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक चल रही है। जातिगत गणना के आंकड़े के मुताबिक बिहार की 13 करोड़ की आबादी में 63% लोग पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के हैं, जबकि अनुसूचित जाति करीब 20% है और सामान्य वर्ग के लोग 15% हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सबसे अधिक आबादी अति पिछड़ों की है, यानी कि 36% से ऊपर हैं अति पिछड़े। जानकारों का कहना है कि 2024 के चुनाव में ये वर्ग बिहार की सियासत में, बिहार की राजनीति में गेम चेंजर यानी कि राजनीतिक तस्वीर बदलने की हैसियत रख सकता है। जो भी दल अति पिछड़ा वोट बैंक को अपनी ओर खींच लेगा, उसकी जीत की संभावना ज्यादा होगी। बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है, जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, उसका समर्पण है उत्थान के लिए, अति पिछड़े वर्ग के, पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए। तो उसे मांग करने की क्या जरूरत है? जो संविधान में और जो बाधाएं हैं कि 50% से ज्यादा आप आरक्षण दे नहीं सकते, उस बाधा को दूर करना पड़ेगा और संविधान में संशोधन करके ये करना पड़ेगा कि साहब आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए और जो 50% का जो प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध को समाप्त करना चाहिए। नीतीश कुमार जी की सरकार को जातीय सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट जारी किया, इसके मैकेनिज्म को समझाना पड़ेगा और इसके साथ साथ जो आर्थिक रूप से विकास हुआ है पिछले 30-32 वर्षों में, इसको बताना चाहिए। आप लोग शामिल होने जा रहे हैं? एकदम, क्यों नहीं, हम लोगों ने ही किया है। इसकी शुरुआत जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जब एनडीए की सरकार थी, उसने शुरू किया है। इसमें लालू यादव कहां से आ गए? पता नहीं इसके पीछे क्या उद्देश्य है, लेकिन ये सच है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और बीमारू राज्य है और आज भी लगभग 38% लोग बिहार में, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो आखिर ये जातिगत जनगणना क्यों? जब पूरा बिहार पिछड़ा और गरीब है तो इसका लाभ क्या होगा? और ये लोग जो जातिगत गणना करा करके इसकी चर्चा कर रहे हैं, इन्हीं लोगों ने बिहार में 35 वर्ष शासन किया है। तो मुझे लगता है कि बड़े धोखे की फिर से एक बार बड़ी तैयारी हो रही है। बिहार की जनता इस जातीय उन्माद को फिर से एक बार दब के जवाब देगी। हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी मनीष कुमार। अब यहाँ पे ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है। बिहार सरकार ने जो आंकड़े जारी कर दिए हैं, अब आगे की रणनीति क्या होगी? मनीष, ये अब मुख्य सवाल है। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि मैकेनिज्म समझाना होगा, कुछ कह रहे हैं कि इससे एक बार फिर से जाति की राजनीति जो है वो उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इस समय जो ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है, सर्वदलीय बैठक, क्या खबर है वहां से? देखिए नगमा, आपके सवाल के कई सारे पहलू हैं। मैं पहले बता दूं कि जाति बिहार की राजनीति की एक सच्चाई है। दूसरी बात है, जो अति पिछड़ा समुदाय है, ये बात सही है कि वो किंग मेकर हैं। वो आज से नहीं है या 2024 में नहीं होंगे, बल्कि पिछले 20 सालों से बिहार की राजनीति में उसी का पलड़ा भारी होता है, जिसकी तरफ अति पिछड़ी समूहों के, जातियों के समूह का वोट होता है। ये 2005 के अक्टूबर के चुनाव से यही एक राजनीतिक सच्चाई रही है। उस समय नीतीश कुमार की तरफ, जब नीतीश कुमार पहली बार बहुमत का आंकड़ा लेके मुख्यमंत्री बने थे, तो उस चुनाव से अब तक यही सच्चाई रही है कि ये अति पिछड़ी समुदाय के वोटरों को वो अपनी ओर लामबंद करने में कामयाब हुए थे, जिसके कारण वो सत्ता में आए। लालू यादव से इस समूह के वोटरों का एक तरह से मोहभंग हुआ, जिसके कारण लालू यादव, राबड़ी देवी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। 2015 में भी अगर आपको याद हो नगमा, तो उस समय भी बीजेपी को ये उम्मीद थी कि शायद लालू यादव के साथ नीतीश कुमार गए हैं तो अति पिछड़ी समुदाय का वोट उन्हें मिलेगा, लेकिन वो वोट जो है वो नीतीश कुमार के साथ रहा और उनका वोट जो है वो आरजेडी के भी उम्मीदवारों को ट्रांसफर हुआ, जिसके कारण 2015 में फिर से उनकी सरकार, महागठबंधन की पहली बार सरकार आई थी और 2019 में नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ हुए। तो उस समय अगर आप देखेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव में जो भी एनडीए का उम्मीदवार, 39 उम्मीदवार जीते थे और सबों का जो वोटों का अंतर था वो 2 लाख से ऊपर था। ये एक राजनीतिक सच्चाई रही है। दूसरी बात यह है कि आज की बैठक में क्या होगा, तो आज की बैठक में सारे वो राजनीतिक दलों के लोग बैठे हुए हैं, उनके सभी के शीर्ष नेता बैठे हुए हैं। उनको जो बिहार सरकार के अधिकारियों ने ये जो
जातिगत ये सर्वेक्षण किया है, उसका क्या किस तरीका और कौन सा तरीका अपनाया गया है, किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया गया है, और क्या उसमें कुछ राजनीतिक दलों ने अपना रिजर्वेशन व्यक्त किया था कि बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया गया है, उसके बारे में जो भी भ्रांतियां हैं उसका समाधान या उसके बारे में वो अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा, निश्चित रूप से 6 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई होनी है। तो हो सकता है नगमा कि आज मुख्यमंत्री के द्वारा इस बात की घोषणा कर दी जाए कि जो इस पूरे सर्वेक्षण का एक दूसरा पहलू है कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी जो कराया गया है हर एक हाउस होल्ड का, तो उसकी रिपोर्ट कब जारी करेंगे, शायद वो अगले 1 से 2 दिनों में वो रिपोर्ट भी जारी हो जाए। तो वो उस रिपोर्ट का एक तरह से आप तिथि या उसका समय सीमा वो भी सभी दलों के नेताओं को बता दी जाएगी। नगमा जी जी, धन्यवाद मनीष, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया इस बात को, बिहार में जो जातिगत राजनीति है उसका इतिहास क्या रहा है। धन्यवाद आपका। और इस समय इसी पे और समझने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान भी हैं। लोहिया ने नारा दिया था, या दिया करते थे कि पिछड़ा पावे 100 में 60। बिहार के लेनिन कहे जाने वाले जगदेव प्रसाद कहते थे कि हिंदुस्तानी समाज 2 ही भागों में बटा हुआ है, 10% शोषक है, 90% जो है शोषित है। अब जो बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े सामने आए हैं उससे साफ है कि जो शेड्यूल कास्ट हैं वो 19.65% हैं, शेड्यूल ट्राइब 1.68%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% है, 36.01, पिछड़ा वर्ग 27% है, 27.12, यानी कि आरक्षित वर्ग की जो संख्या है वो 80% से ज्यादा है, और अनारक्षित वर्ग जो है वो लगभग 16% है, 15.52। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पिछड़ों को ही अब 2 धड़ों में बांट दिया गया है, अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ा। बिहार की राजनीति में जाति का बोलबाला रहा है, वहाँ ये नए आंकड़े किस तरह का असर डालेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हैं बद्री नारायण जी, जो निदेशक हैं जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट के, और आशीष रंजन सह संस्थापक हैं datalook.in। बद्री नारायण जी, बिहार की राजनीति जहां पर जाति का बोलबाला रहा है, अब ये जो नए आंकड़े हैं जहां पर पिछड़ों की जो संख्या, इतनी बड़ी संख्या सामने आई है, जाति की राजनीति का बोलबाला ज्यादा होगा, ये एक उसका क्रिटिक है। क्या असर दिखता है आपको इसका, अगर हम बिहार की राजनीति पर ही केंद्रित रहें तो? नगमा, बिहार की राजनीति में शुरू से ही जाति का बोलबाला रहा है, और उसमें पिछड़ी जातियां आगे रही हैं लगातार और डोमिनेंट रही हैं। आज से ही नहीं, आप देखिए इवन कॉलोनियल टाइम में भी जो त्रिवेणी संघ बन चुका था, उनमें एक एस्पिरेंट क्लास विकसित हो चुका था, पॉलिटिकल क्लास बन चुका था, जो बाद में आजादी के बाद और मजबूत हुआ। और सत्ता, यानी बिहार की सत्ताशाली समूह अगर आप कहें तो पिछड़ा वर्ग तरह से डेमोक्रेसी। अब जो ये हुआ है, इसमें क्या हुआ है कि नंबर, यानी जो संख्या, न्यूमेरिकल पावर का डिमोन्स्ट्रेशन होगा, और इससे एक मेजोरिटोरियनिज्म, एक बहुसंख्यकवाद इमर्ज कर सकती है। और वो बहुसंख्यकवाद अगर बहुत एग्रेसिव हुई तो वो अपना काउंटर पोलराइजेशन करा सकती है, जिसमें हो सकता है कि दलित और ऊंची की जातियां, ऊपर की जातियां जैसे नए कॉम्बिनेशंस भी बन सकते हैं। तीसरा हो सकता है कि जैसा कि माना जाता है प्रायः कि जो सेंसस है वो एक होमोजेनियस आइडेंटिटी खड़ी कर देती है, लेकिन कई बार सेंसस फ्रैगमेंटेशन और फ्रैक्चर्स भी खड़ा करती है। यानी आपको पता होगा कि जब कॉलोनियल टाइम में सेंसस शुरू हुआ तो कितनी लड़ाइयां आपस में होनी शुरू हो गई, यानी इवन एक ही सामाजिक स्तर पर खड़ी हुई जातियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगी कि हम आपसे बड़े हैं, आप हमसे छोटे हैं। हो सकता है ये जो ईबीसी खड़ा है और वो एक बड़ी एस्पिरेंट कम्युनिटी के रूप में इमर्ज कर जाए, और वो जो होमोजेनिटी ओबीसी की दिखाई पड़ रही है पॉलिटिकली या कामना की जा रही है, उसको तोड़े। दूसरा ये हो सकता है कि नंबर, यानी फियर ऑफ नंबर, एक होता है फियर ऑफ नंबर, एक होता है अट्रैक्शन ऑफ नंबर। तो फियर ऑफ नंबर का मैंने आपको बताया, अट्रैक्शन ऑफ नंबर ये होगा कि हर आदमी कहेगा, हर कम्युनिटी कहेगी हम आपसे बड़े हैं, आप हमसे छोटे हो, आप कहते तो 2% हो, हम तो 4% हो, कोई कहेगा आप तो 27%, हम तो 36% है। तो सब में एक तरह का जो एक ऊपर से होमोजेनिटी रहेगी, लेकिन भीतर से एक तरह का पावर की जो लड़ाई है उसमें नंबर एक खास तरह से फ्रेगमेंटेशंस भी पैदा कर सकता है। तो ये भी एक ये हो सकता है। दूसरा, अच्छा, जब नीतीश कुमार ने ये सब किया था तब वो ईबीसी की पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे, यादव डोमिनेंस के खिलाफ। आज यादव उनके साथ खुद ही शामिल है, तो अब ऐसे में वो एक होमोजेनियस नैरेटिव की जरूरत है उनको, जिसमें ईबीसी प्लस ओबीसी का जो डोमिनेंट तबका है वो शामिल है।
बीजेपी इसमें लगातार कोशिश ये करेगी कि जो डोमिनेंट तबका है ओबीसी का, उसके बरक्स ये जो हमारा ईबीसी का की पॉलिटिक्स है वो मजबूत है। और आपको पता ही है कि ढेर सारे कमीशन जो कोटा विद कोटा की भी बातें हो रही हैं। हालांकि इतना जरूर होगा कि एक एग्रेसिव डिमांड ये आरक्षण के बढ़ाने की शुरू होगी बिहार में, और वो न केवल बिहार में शुरू होगी, वो और जगह की भी राजनीति को प्रभावित करेगी। और ये एक तरह से ये बढ़ भी सकती है अन्य राज्यों। बिल्कुल। और आपने जो बात की है अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग की, उसमें भी एक तरह का बंटवारा दिख रहा है आशीष रंजन जी। तो जो पिछड़ा वर्ग है उसको ही बांट दिया गया है, तो वहां पे भी एक टकराव दिखेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है 36% है, पिछड़ा वर्ग 27% है। तो जैसा अभी बद्री नारायण जी कह रहे थे कि जो एक आंकड़े हैं अपने अपने कि हम इतने प्रतिशत, तो वो जो पिछड़ा वर्ग है उसमें भी एक टकराव और बंटवारा इससे बढ़ेगा। देखिए नगमा जी, 3 चीजों से इस बात को समझी जा सकती है। पहली, जो आप आंकड़ों के दृष्टिकोण से बोल रहे हैं, ये जो आंकड़े आए हैं कौन कितना है, ये एक अहम विषय होता है गणना का। लेकिन ये आंकड़े ऐसे चौंकाने वाले नहीं आ रहे हैं। जब आप मंडल कमीशन बनी थी उसके बाद से ही आंकड़ों पे काफी बहस हुई, और जो 90 के दशक में मंडल कमंडल और मंदिर की जो पॉलिटिक्स एक साथ आई थी, तो जो सबसे बड़ी बात थी, आंकड़े मोटा और मोटी सबके पास थे कि कौन कितना है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं थे। 90 के पॉलिटिक्स में और आज के पॉलिटिक्स में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि उस समय जो लोग थे, जो अप्रेस्ड क्लास थे, जो ओबीसी और ईबीसी की बात हम कर रहे हैं या एससी एसटी की बात कर रहे हैं, उनको पता था कि उनका शोषण हो रहा है या उनको दबाया जा रहा है, लेकिन उनको अपनी संख्या की जानकारी या एक मजबूती नहीं थी। और वो जो था कि 90 मंडल की पॉलिटिक्स को उभार दिया। आज के दौर में जो नंबर आया है थोड़ा 19-20 है। जो एक्सपेक्टेशन था कि 50-52% थी ओबीसी, मतलब इंक्लूडिंग ओबीसी और ईबीसी, वो 63% पे चली गई है। तो आंकड़े तो हैं, लेकिन इसमें जो बद्री नारायण जी भी कह रहे थे कि जो 2 बड़ा डिवीजन है, 14% यादव है, 3% आपका कुर्मी है, 4% करीब कुशवाहा है, तो बड़ा सेक्शन के छोड़ दे तो एक बड़ी जो आबादी है उसका जो लीडरशिप क्राइसिस जो है पूरी तरीके से अभी नहीं बन पाया। और इसमें 2 चीज की पॉलिटिक्स जो मुझे लगता है कि इमर्ज करेगी। एक तो ये कि संख्या है, अब एग्जैक्ट पता चल गया, और जो ये सेंसस जो जनगणना किया है, इसका जो दूसरा पहलू जो अभी पहले मनीष जी बता रहे थे, जो कुछ दिनों में आने वाला है, वो सबसे ज्यादा बड़ी पिक्चर हमें देखेगा। क्योंकि अभी हमें पता है कि कौन कितना है, लेकिन जो चीज आएगी जो सबसे ज्यादा अहम है वो ये है किसकी क्या स्थिति है। अभी हर स्टेट और जो पार्टी है उनको वो रहेगा। तो 2 चीजें जो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। कई कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 के पॉलिटिक्स को लेके कि, और पिछले कुछ महीनों का हलचल देखिएगा तो ना सिर्फ रीजनल पार्टी बल्कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां भी ओबीसी पॉलिटिक्स को लेके काफी बातचीत कर रही है, खासकर कास्ट सेंसस को भी लेके। तो जो हमें देखना पड़ेगा कि एक बार नंबर पता चल गया, एक दूसरी चीज हमें ये पता चल जाएगा कि कौन किसकी क्या स्थिति है और कौन कहां पे है। उस समय पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक ऑप्शन है जो कि ज्यादा अहम है, और वही 2024 या आने वाले चुनाव को ज्यादा प्रभावित करेगी, वो कि जो इन नंबरों में, इन संख्या में जो पिछड़े हैं और जो बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, उसके लिए पार्टियां क्या योजनाएं लेके आ रही है। एक चीज जो प्रोफेसर बद्री नारायण जी इंगित कर रहे थे कि आरक्षण का मुद्दा और बढ़ेगा, या तो शेयर बढ़ेगा, या दूसरा चीज ये हो सकता है कि प्राइवेटाइजेशन में मांग बढ़ेगी कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए। दूसरी जो मुझे मोर थ्योरेटिकली एक चीज जो लग रहा है आने वाले विषय में वो अहम होगा, वो रोल ऑफ इंटरमीडियरीज, जो बड़े नेता और वोटर के बीच में जो छोटे छोटे लीडर होते हैं जो कि लोकल लेवल पे होते हैं, उनका रोल काफी अहम हो जाएगा एक तरीके से लोकल लेवल पे मोबिलाइजेशन में। क्योंकि पिछले 8, 10, 12 सालों से ये हुआ कि पॉलिटिक्स इतना ना ज्यादा सेंट्रलाइज और सेंट्रल लीडरशिप पे हो गई थी कि रोल ऑफ मीडियरीज कमजोर हो गई थी, खासकर डीबीटी स्कीम्स या डिफरेंट सारे स्कीम्स की वजह से क्या हो रहे थे, वोटर का कनेक्शन डायरेक्ट सेंट्रलाइजेशन हो रहा था। अब जब नंबर है, लोकल लीडर जो इंटरमीडिएट है उनको पता है कॉस्ट, और वो अब अपनी पॉलिटिक्स में अपनी भागीदारी के लिए भी एक नया क्या कहते हैं पावर टसल या एक तरीके से बार्गेनिंग स्थिति में आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपने भी जो कहा ना कि बहुत महत्वपूर्ण अभी ये है कि अभी तो संख्या सामने आई है, अब ये भी देखना होगा जो आगे सामने आएगा कि कौन क्या स्थिति में है। बद्री नारायण जी जैसे कि बहुत ही जो पिछड़ी जातियां हैं उनके भी आंकड़े आए से मुसर हैं, वो 3% हैं। तो ये जो आंकड़े हैं वो क्या
मतलब सरप्राइजिंग है, उनकी संख्या जो है वो उनकी किस स्थिति में वो हम जानते हैं, क्योंकि मतलब बहुत ही ज़्यादा जो बैकवर्ड क्लास है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसमें वो शामिल होते हैं। तो आरक्षण की बात, दावेदारी की बात, अपना हिस्सा मांगने की बात, जो क्रिटिक है कि इससे एक जो जाति की राजनीति है उसको और ज़्यादा खुलकर बल मिलेगा, तो बिहार की राजनीति, जहां पर जाति पर राजनीति होती ही रही है, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, पूरे भारत में, पर बिहार में तो बहुत ज़्यादा। तो अब अगर हम मोटा एक बड़ी तस्वीर देखें, इन आंकड़ों से बिहार की जातिगत राजनीति में बदलता क्या है? नगमा, इसमें बदलता ये है कि जो असर्शन बढ़ेगा और जो कहते हैं ना कि लुका छिपी, जो जाति लुकी छिपी रहती थी, वो अब बहुत वोकल असर्शन के रूप में आएगी, पहला। दूसरा जो परिवर्तन आएगा वो आएगा कि छोटे छोटे समूह जो अभी तक, जिसको मोस्ट मार्जिनल कहते हैं, इनको इनविजिबल कम्युनिटीज कहते हैं, उनके शेयर की पॉलिटिक्स शुरू होगी। कौन उनको शेयर देगा, कैसे उनको शेयर मिलेगा पॉलिटिक्स में, और उनको, क्योंकि उनमें कैपेसिटी टू एस्पायर अभी आया ही नहीं है, यानी रिजर्वेशन का फायदा लेने की स्थिति नहीं आई है, शक्ति नहीं आई है अभी उनमें, कैपेसिटी टू एस्पायर नहीं है, कैपेसिटी टू एक्वायर नहीं है। तो ऐसे में उनका जो रिजर्वेशन के फायदे हैं वो कुछ खास समूहों तक ही सीमित होकर रह जाते हैं, जिनको हम लोग कैपिलरी होल्ड करते हैं, जो औरों के फायदे को उसको सोच लेते हैं, वो ट्रांसफर नहीं करते। तो वो ट्रांसफरेंस के लिए क्या करना होगा, एक बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ये वर्टिकल इंपावरमेंट तो करती है लेकिन हॉरिजेंटल इंपावरमेंट नहीं करती है। तो ये एक मोरल क्वेश्चन है बिहार की राजनीति में, और जो और सघन हो जाएगा ये मोरल क्वेश्चन, पहले से भी था, मंडल के समय से भी, कि इन कम्युनिटीज के लिए क्या होगा, रिजर्वेशन के फायदे का हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा या नहीं होगा, क्या ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ डोमिनेंट ही उनके वॉइस बन के सारे जो फायदे हैं उनके तक सीमित हो जाएगी, क्योंकि राजनीति उनके हाथ में है। तो बहुत ही क्रिटिकल टाइम है बिहार की राजनीति के लिए नगमा, क्योंकि एक मोरल क्वेश्चन उठाने वाला कोई है नहीं। ये सवाल कौन उठाएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये जब सामने आएंगे आंकड़े कि कौन समुदाय जो है वो किस स्थिति में है, तो देखना होगा कि क्या इनको फायदा मिलता है। और जैसा आपने कहा कि एक और अग्रेशन दिखेगा अपनी अपनी हिस्सेदारी की मांग करने में। धन्यवाद आपका बद्री नारायण जी और आशीष रंजन हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार की राजनीति इसमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे है, इसमें बहुत कुछ बदलेगा, और चुनावों में भी ये जो अलग अलग जातियां हैं वो और मुखर होकर सामने आएंगी। जो चुनावी मुद्दे हैं शायद वो इनके ही इर्द गिर्द अब घूमेंगे।